हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। थोड़ा सा लिखने में हम असमर्थ हैं क्योंकि हम लोग के पास स्टाइलिश पेन है नहीं। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड आ जाए इसके लेकर के, नहीं तो कुछ दिन तक हमको इसी पर पढ़ाना पड़ेगा और आप लोग को पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे के इस वीडियो में क्या होता है। चलिए, इस वीडियो में जैसा कि हम आपको बता दें बायोडाटा कि इस वीडियो में जो है वो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन के आसपास में, 50 हो सकते हैं, इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने देखा नहीं, शायद इसमें पीपीटी तैयार किया गया दूसरे मतलब मेंबर के द्वारा किया गया था। तो चलिए देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या जो टॉप 50 क्वेश्चन है जो आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में संभावित है। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधे में आप भी जानते हैं कि दो संवहन ऊतक होती है, एक जाइलम होती है और एक फ्लोएम होती है। तो जाइलम जो है वो पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ करता है? नीचे की ओर करता है, ऊपर की ओर करता है, ऊपर नीचे दोनों की ओर करता है, या फिर किसी की ओर करता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद में रखिएगा कि जो बात कर रहे हैं हम आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये नीचे की ओर ऊपर। तो जाइलम जो है वो कभी भी नीचे की ओर ऊपर नहीं करता है, फ्लोएम करता है ऊपर से नीचे, फ्लो करता है डाउन पे, ठीक है। और ये जो जाइलम है ये अपर पे जाता है, ठीक है, ऊपर से ऊपर की ओर भेजता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। हाँ, चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? तो यह बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। क्या होगा भाई? तो जो उत्सर्जी ग्रंथ है जिससे उत्सर्जन की क्रिया होती है वो वृक्क सबसे इंपॉर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र के लिए, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं है, हम फिर से वापस से अपने क्वेश्चन पे चले जा सकते हैं। थोड़ा सा कट जा रहा था, चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो क्रियात्मक एवं कार्यात्मक भी बोल सकता है एवं रचनात्मक भी बोल सकता है। तो वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को कहते हैं। देखो, विभिन्न तरीके के हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं तो उसका शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उत्सर्जन, और जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा ये कराया जाता है उसको बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो वेरी गुड, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते फिर से। 5वां नंबर प्रश्न है कि एक कृत्रिम होना चाहिए था, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे आ गए थे? थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से मुझे जाना पड़ा था, लेकिन फिर चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक कृत्रिम वृक्क, चलिए क्या बोल रहा है कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस क्रिया के द्वारा निकालती है भाई? तो याद रखना, उसको अपोहन बोला जाता है। अपोहन यानी कि डायलिसिस। क्या बोला जाता है? अपोहन यानी कि डायलिसिस इसको बोला जाता है, डायलिसिस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कह रहा है? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच नहीं, कॉकरोच होना चाहिए था, कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। करें कि हरित लवक के बारे में क्या बात सही है? तो हरित लवक जो होता है वो खंभोत्तक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खंभोत्तक कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो सभी को मालूम है कि हरे पोषण में पोषण की स्वपोषी विधि आती है। हरा पौधा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता अपने भोजन के लिए, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खुद से करता है, ठीक है। तो इसलिए हरे पौधे के पोषण में कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाती है? तो वो स्वपोषी अपनाती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो पड़ती है भाई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ गई तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल और क्लोरोफिल की तो जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुटपाद किस में पाया जाता है? देखो, अमीबा जो है ना अपने भोजन का अंतर्ग्रहण भी इसी के द्वारा करते हैं, ठीक है, कुटपाद के द्वारा करते हैं। तो याद रखना कि अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? रक्त में होता है। गलत, सॉरी रक्त में नहीं, रात में लिखा हुआ है, रक्त लिखा गया, रात में, गलत नहीं होता है। ये क्या बोल रहा है? रात और दिन दोनों में होता है। गलत। सुबह शाम होता है। गलत। दिन में होता है। क्यों? क्योंकि दिन में ही सूर्य देवता उगे हुए रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की उपस्थिति होनी जरूरी है, क्योंकि सूर्य प्रकाश होने चाहिए। सूरज की रोशनी पड़ेगा तभी तो कोई पौधा क्या करेगा? अपना प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। तो केवल दिन में होती है। 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है क्या
कि क्लोरोफिल वर्णक रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है आपका, क्योंकि क्लोरोफिल पौधे से रिलेटेड है, तो इतना अगर आपको नहीं याद रहा है तो ध्यान रखना कि क्लोरोफिल का रंग पौधे के रंग के जैसा होता है, यानी कि हरा होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बोल रहा है 13 नंबर में कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया। मधुमेह नहीं होता है, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ बोला जाता है, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है, उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये सब होगा कौन, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया पाया जाता है। ठीक है, एनीमी मतलब एनीमी दोस्त बोल रहे दुश्मनी। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है। जब मृतजीवी पोषण हमने पढ़ा रखा है, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर के चेक कीजिए। मृतजीवी पोषण के हमने उदाहरण में भी दिखाया था कि कवक हो गया, ये सब फंगल्स हो गया, ये सब क्या आएगा, इस समय आएगा। ठीक है, चलिए पता नहीं क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, क्योंकि बार बार कट जा रहा है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि ऑक्जीन है, क्या है, ऑक्जीन जो है वो क्या है, एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्जीन एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। करेंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश, जल, इनमें से सभी होगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण में होगा प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में तीनों की जरूरत पड़ती है, तो ये तीनों का तीनों होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, H2O से, ग्लूकोज से, कोई से नहीं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है ना, वो किसके माध्यम से निकलता है, H2O के माध्यम से, यानी कि जल के माध्यम से। ठीक है, चलिए H2O के माध्यम से, जल के माध्यम से, दो जगह से दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों में से कोई टिक लगा देंगे चलेगा। कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है। रक्तवाहिनी, सबसे छोटी रक्तवाहिनी, जो सबसे छोटा सा होगा ब्लड को सर्कुलेट करने वाला रक्तवाहिनी, वो कौन सा होगा, तो उसको बोलते हैं वेना केव। क्या बोलते हैं, वेना केव। याद रखना, धमनी कोशिका शिरा हम लोगों ने पढ़ रखा है, नया चीज आया वेना केव, जो क्या है, छोटी रक्तवाहिनियाँ हैं। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में रसरोहण होता है, पौधे में रसरोहण होता है, तो ये होता है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, कि अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर है कि सैविक का स्त्राव होता है। क्या होता है, सैविक का स्त्राव होता है। ठीक है, तो सैविक का स्त्राव कहाँ पर होता है भाई, तो सैविक का स्त्राव होता है छोटी आंत के द्वारा होता है। ठीक है, सैविक का स्त्राव छोटी आंत के द्वारा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पोद, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पोद, ठीक है, एक उत्पोदक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सा चीज़ को उत्पादित करता है। ठीक है, इसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन चीज़ बनता है। ठीक है, देखो पानी का तो मारो गोली, दूध को मारो गोली, लवक को मारो गोली, क्योंकि ये तीनों में से कोई बनता नहीं। बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ठीक है, ये बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने वेश में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, 4 कोष्ठ, इसी को वेश में बोला जाता है। ठीक है, 4 वेश। अगला है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। किसके होते हैं, तो फ्लोएम जो होता है वो हम आगे बताए थे कि फ्लोएम वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो भोजन को, क्योंकि हरे हरे पत्तियों में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो वो भोजन को कैरी किया होगा, और भोजन को फ्लोएम द्वारा क्या किया जाता है, नीचे की ओर भेजा जाता है। तो भोजन को क्या करते हैं, संवाहक होते हैं, भोजन को इधर उधर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ, जड़ में, पत्तियों में, फूल में, फल में। तो याद रखिएगा कि रक्षी कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, इसी को बोला जाता है गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं। ये कुछ इस ऐसी आकार की होती है। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो भाई रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, कितने डिग्री पर, कितने गुना पर, तो 10x पर देखा जा सकता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो याद रखिएगा आरबीसी नहीं होगा, श्वेत रक्त कोशिका नहीं होगा, प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा,
यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, लसिका नहीं होना चाहिए, प्लेटलेट्स होना चाहिए। ये प्लेटलेट्स ही है जो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा भाई? तो ये जो किया जाता है वो नीले के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नीले के द्वारा। आगे के क्वेश्चन में बढ़िए, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं किस चीज़ के लिए? तो यह पादप में जाइलम जो होते हैं, हम गाड़ी बताते हैं कि फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर करता है, यानी कि भोजन को लेकर के, ठीक है। और भोजन को लेकर के जब फ्लोएम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जाइलम किसको लेकर के आ रहा होगा? जल का वहन के लिए आता है। किसके लिए आता है? जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोग से। देखिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, हैंडल कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा आसपास। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो एटीपी को होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि एटीपी में फॉस्फेटों की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेटों की संख्या होती है 3, और एक होता है एडीपी। तो एडीपी में कितनी होती है? जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला में, तो इस वाला में हो जाएगा डाइफॉस्फेट, मतलब 2 होगा फॉस्फेट की संख्या, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल नहीं होना चाहिए, आहार तंत्र होना चाहिए, मतलब पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होना चाहिए था। तो वो होता आपका क्या होता है? छोटी आंत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है किस में होता है? तो याद रखिएगा द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा एक ऐसा जीव होता है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? छोटा छोटा में टुकड़ा में बढ़ करके वापस से अलग हो जाता है। तो द्विखंडन इसी को बोला जाता है। एक बड़े अमीबा का 2 छोटे छोटे अमीबाओं में विभक्त हो जाना द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। तो द्विखंडन किस में होती है? अमीबा में होती है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? याद रखिएगा इथाइल एल्कोहल जो होता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है तब बनता है। सॉरी, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तब, यानी कि अनॉक्सी श्वसन में ये क्या होता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, बात बराबर है, ठीक है। चलिए आगे अगर बोलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए भाई? सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सोचने के लिए भी मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधा में जो श्वसन की क्रिया होता होगा तो उसमें एडीपी के टूटने से ऊर्जा जो मुक्त होती है वो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है 3.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ठीक है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक। अब कैसे संतुलन बना रहता है वो जानिए, क्योंकि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ता है और हम लोग इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और हम लोग के लिए ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, इससे संतुलन बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो अभी हमने बताया 4 वेश में होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो वो होता है 120 mmHg के आसपास में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यकृत में निम्नलिखित में से कौन सा रस निकलता है? याद रख लीजिएगा कि यकृत जो होता है वो उससे पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस। तो ऑप्शन में सी है पित्त रस, तो पित्त रस को हम लोग ठीक लगा देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। चलिए आगे और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कर सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो वो नहीं उपस्थित होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर होता है 44 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर से उपापचयिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का बाहर जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है निष्कासन क्या कहलाता है भाई? तो उसको आप भी जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन के अंतर्गत होता है, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाएगी वो, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह कहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलम। कहाँ से हो जाएगा? हाइलम से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसमें से यूरिक अम्ल भी बनता है, अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, इनमें से सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो रेजिनिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो याद रखिएगा चीड़ के पौधे का रेजिन जो है क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल रोम जो होते हैं वो मूल में पाए जाते हैं। मूल कहने का मतलब है कि मूल रोम जो पाया जाता है, याद रखिएगा कि मूल से आता है जड़। ठीक है, अपने सुनते हो ना कि अपने मूल, अपने अस्तित्व को नहीं बोलना चाहिए, अपने जड़ को नहीं बोलना चाहिए, तो जड़। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? कह रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है भाई? तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है वो फेफड़ों से होता है। ठीक है, फेफड़ा के अंतर्गत क्या करता है? वो बाहर निकलता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो यह है रसायन अनुवर्तन। क्या है? रसायन अनुवर्तन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबी शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम हो। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत लंबी की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? उसकी छोटी आंत की तुलना में, तो याद रखिएगा कि कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था और हम लोग का खत्म। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बेल आइकन का जो होता है, बेल तो आइकन बन नहीं रहा मेरे से, बेल आइकन बता देते हैं। बेल आइकन जो होता है उसको बेल आइकन को दबाइए और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, PDF भी हम डाल देंगे, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।